हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 260 जो कि आईपीसी की धारा 222 के समरूप है। दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अबाध्य लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। अब देखिए, इस धारा को समझिए, पीछे से पढ़ेंगे। लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप, एक लोक सेवक जो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबाद्य है, उसके द्वारा जानबूझ करके ऐसा लोप किया जाता है या जानबूझ करके ऐसी गलती की जाती है, जानबूझ करके इंटेंशनली ऐसा किया जाता है जिससे दंडादेश के अधीन या जो विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया अपराधी भाग जाता है, तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है इस धारा के अंतर्गत। लोक सेवक द्वारा अपराधी को पकड़वाने में लोप करना अपराध माना गया है। क्या माना गया है? लोप करना अपराध माना गया है। इस धारा के अंतर्गत अपराध तब घटित होता है जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधिता आबाद्य है, लेकिन वह साक्ष्य जानबूझकर इसमें लोप करता है। क्या करता है? जानबूझकर लोप करता है, जिस कारण आरोपी भाग निकलता है। यह धारा पूर्ववर्ती धारा के ही समान है, यानी बीएनएस की धारा 260 पूर्ववर्ती धारा 259 के ही समान है। अंतर केवल इतना है कि इस धारा में व्यक्ति जिसे पकड़े या परिरुद्ध किया जाना है वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि अपराधी होता है। यानी मतलब पकड़े या परिरुद्ध किया जाना, जिसे पकड़ा जाना है या परिरुद्ध किया जाना है, उसको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, दोष सिद्ध व्यक्ति रहता है। अगर उसको लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से वह भाग निकलता है, यानी वह व्यक्ति लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से भाग जाता है, तो उसमें इस लोक सेवक को दंडित किया जाएगा। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बीएनएस की धारा 260 पहले की धारा 259 से अधिक संगीन है। क्या है? संगीन है। इसमें भी 3 सब क्लॉज हैं, 260 के 3 सब क्लॉज हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 260 का सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए क्या कहता है? यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन है, मतलब मृत्यु दंडादेश के अधीन है, उसको सजा का प्रावधान कितना है? मृत्यु दंडादेश का। तो वह भाग जा रहा है। क्या हो रहा है? वह लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस लोक सेवक को कितनी सजा दी जाएगी? आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जाएगा। क्या कह रही धारा? आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बी क्या कह रहा है इसका? यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था, यानी परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था, जिसे घेर लिया गया था, जो पकड़ा जाना चाहिए था, वह न्यायालय के दंडादेश से या ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्याधीन हो, मतलब 10 वर्ष तक का कारावास या उससे अधिक कारावास से दंडित हो, और वह भाग निकलता है किसकी वजह से? लोक सेवक के साक्ष्य लोप की वजह से। यानी लोक सेवक जानबूझ करके उसको भाग पकड़ता नहीं है, मतलब साक्ष्य लोप करता है। तो उस वजह से साक्ष्य लोप मतलब जानबूझ करके पकड़ने के लिए आबाद्य है लेकिन जानबूझ के नहीं पकड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष या अधिक है, तो लोक सेवक को 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था, परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था, वह न्यायालय के दंडादेश से 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से अध्याधीन हो, मतलब 10 वर्ष से कम की सजा का अपराध उसने किया है या कम से सजा के प्रावधान से अध्याधीन है। तो यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास, और वह अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो और वह भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोक सेवक को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक सेवक विधि द्वारा आबाद्य है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। अगर वह जानबूझ करके लोप करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो साथ ही ये हुई बीएनएस की धारा 260 जो कि आईपीसी की धारा 222 के समरूप है। दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबाद्य लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। नेक्स्ट सेक्शन है बीएनएस की धारा 261। क्या है बीएनएस की धारा 261 जो कि आईपीसी की धारा 223 के समरूप है? लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में निकल भागना, सहन करना। क्या कह रही है धारा? यह धारा पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 259 और 260 के
ही सिद्धांत को आगे बढ़ाती हुई यह उपबंधित करती है कि यदि किसी लोक सेवक की उपेक्षा या असावधानी के कारण कोई दोष सिद्धि अपराधी परिरोध या दायित्व से भाग निकलता है तो वह लोक सेवक इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। लोक सेवक की उपेक्षा लोभ से असावधानी के कारण कोई दोष सिद्धि अपराधी परिरोध या दायित्व से भाग निकलता है तो वह लोक सेवक इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इस धारा का मूल तत्व लोक सेवक की उपेक्षा है जिसके कारण पकड़ा गया व्यक्ति या दोष सिद्ध व्यक्ति भाग निकलता है। पकड़ा गया व्यक्ति या दोष सिद्ध व्यक्ति भाग निकलता है, जबकि बीएनएस की धारा 259 और 260 में अपराधी व्यक्ति को पकड़ने में जानबूझकर लोभ किया जाता है। देखिए क्या अंतर हो गया। बीएनएस की धारा 261 में स्पष्ट किया गया है कि इस धारा का मूल तत्व लोक सेवक की उपेक्षा है, जिस कारण पकड़ा गया व्यक्ति यानी जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, लॉकअप में है और संतरी पहरे में तैनात संतरी, और वो सो जाता है और इसी बीच का फायदा उठा करके अपराधी भाग निकलता है, या दोष सिद्ध व्यक्ति जिसको पुलिस पेशी में लेकर जा रही है उसी को हथकड़ी पकड़ा दी और ट्रेन से कूद गया, भाग निकला। तो इस प्रकार की लापरवाही इस अपराध के तहत दंडनीय है। क्या है? उपेक्षा से। जबकि ये तो हो गई दो बीएनएस की धारा 261, जबकि बीएनएस की धारा 259 और 260 में अपराधी व्यक्ति को पकड़ने में जानबूझकर लोभ किया जाता है। इसमें तो उपेक्षा हुई, लेकिन उसमें जानबूझ करके ऐसा किया जाता है कि भाग जाए। बीएनएस की धारा 261 के अंतर्गत अपराध के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहली बात, अभियुक्त लोक सेवक हो। नंबर दूसरा, वह विधिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए बाध्य हो जिस पर किसी अपराध का आरोप हो या जिसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुका हो। नंबर तीसरा, उसने अपनी उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में रखे व्यक्ति को भाग निकल जाने दिया हो। यदि अभिरक्षा विधिमान नहीं होती है तो धारा 261 लागू नहीं होगी। अर्थात यदि लोक सेवक किसी व्यक्ति को विधिता अभिरक्षा में रखने का अधिकारी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भाग निकल जाने के लिए वह बीएनएस की धारा 261 के अंतर्गत दोषी नहीं होगा। गिरिजा शंकर सहाय बनाम बिहार राज्य के बाद में पटना उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि बिहार बिक्री कर अधिनियम की धारा 41 क्लॉज 2 के अंतर्गत चुंगी पर तैनात चुंगी अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले ट्रक चालकों को रोके रखने का अधिकार नहीं था। अतः किसी ट्रक चालक के चुंगी नाके से भाग निकलने के कारण चुंगी अधिकारी को दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस धारा को लागू करने के लिए भाग निकला व्यक्ति परिरोध या अभिरक्षा में होना चाहिए तथा वह दोष सिद्धि अपराधी भी होना आवश्यक है। इस मामले में दोनों ही बातें न होने के कारण इस धारा के लागू होने का न्यायोचित नहीं माना गया। एक पुलिस का सिपाही जो किसी विचाराधीन कैदी को न्यायालय में ले जाते समय उसके साथ बाजार में घूम रहा था, इसी बीच वह कैदी सिपाही की अभिरक्षा से भाग निकला। इस अपराध के लिए पुलिस के सिपाही को बीएनएस की धारा 261 और आईपीसी की धारा 223 के अंतर्गत सिद्ध दोष करके दंडित किया जाना उचित ठहराया गया। इस धारा के प्रावधान केवल परिरोध या अभिरक्षा में रखे गए ऐसे व्यक्ति के निकल भागने पर लागू होते हैं, जबकि इस धारा के प्रावधान केवल परिरोध या अभिरक्षा में रखे गए ऐसे व्यक्ति के निकल भागने पर लागू होते हैं जिसे दंड विधि के अंतर्गत आरोपित या दोष सिद्ध किया गया हो। परंतु यह धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां किसी व्यक्ति को केवल सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किया गया है और वह अभिरक्षा से भाग निकला हो। क्या निकला हो? अभिरक्षा से भाग निकला हो, वहां लागू नहीं होगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी लोक सेवक की उपेक्षा से परिरोध, मतलब जैसे एक ऐसी जगह रखा गया है चारों तरफ से घेर करके जैसे लॉकअप में रखना, अभिरक्षा यानी कस्टडी में लिया गया है, उससे भाग निकलता है। किसकी वजह से? लोक सेवक की उपेक्षा से। अब बाजार गए लेकर के साथ में आरोपी को अभिरक्षा में ले गए, आरोपी को क्या जरूरत थी बाजार लेके जाने की, अब वहां से भाग निकला तो क्या हुई? उसकी लापरवाही हुई। तो इस प्रकार से भाग निकलना, सहन करना दंडनीय है। इस प्रकार की उपेक्षा यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक सेवक की उपेक्षा या असावधानी के कारण कोई दोष सिद्धि अपराधी परिरोध या दायित्व से भाग निकलता है तो वह लोक सेवक को इस धारा के अंतर्गत दोषित माना जाएगा। देखिए, परिरोध से या अभिरक्षा में निकल भागना किसकी वजह से? लोक सेवक की उपेक्षा से। तो इसमें 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
अगली धारा है बीएनएस की धारा 262, जो कि आईपीसी की धारा 224 के समरूप है। किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, क्या कह रही है धारा, कि किसी व्यक्ति के द्वारा विधि के अनुसार, देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही पकड़ा जाएगा, अवैध रूप से पकड़ा जाएगा तो वह अवैध गिरफ्तारी मानी जाएगी। यह धारा तथा अगली धारा बीएनएस की धारा 263 और बीएनएस की धारा 264, बीएनएस की धारा 263 और बीएनएस की धारा 264 किसी व्यक्ति के विधि के अंतर्गत अपनी गिरफ्तारी या पकड़े जाने में अवैध रूप से अवरोध उत्पन्न करने से संबंधित है। क्या है, अवैध रूप से अवरोध उत्पन्न करने से संबंधित है। बीएनएस की धारा 262 के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के लिए अपनी विधिपूर्ण गिरफ्तारी या पकड़े जाने में प्रतिरोध या अवैध रूप से कोई बाधा उत्पन्न की हो। किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के लिए अपनी विधिपूर्ण गिरफ्तारी या पकड़े जाने में प्रतिरोध या अवैध रूप से कोई बाधा उत्पन्न की हो। नंबर दूसरा, किसी अपराध के लिए आरोपित या दोष सिद्ध कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अपरक्षा से भाग निकला हो या उसने भाग निकलने का प्रयास किया हो। इस धारा के लागू होने के लिए भागा हुआ व्यक्ति विधिपूर्ण अपरक्षा में होना आवश्यक है। सम्राट बनाम गंगाचरण सिंह के बाद में वास्तविक अपराधी के ही नाम के एक अन्य व्यक्ति को त्रुटिवश गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की अवधि में वह हवालात की अपरक्षा से भाग निकला। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 224 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह विधिपूर्ण तरीके से अपरक्षा में नहीं रखा गया था और उसकी गिरफ्तारी अवैध थी। किसी व्यक्ति की अपरक्षा का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब उसे गिरफ्तार किया गया हो या पकड़ा गया हो। अतः जहां डकैती के अपराध के लिए किसी संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में लाकर उस पर निगरानी रखने के लिए उसके पास 2 पुलिस के सिपाही बैठा दिए गए हों, वह व्यक्ति भाग निकला हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत अभ्यारोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूछताछ के लिए पुलिस थाने में लाकर बैठाए रखने को वैध अपरक्षा नहीं माना जा सकता, भले ही उस व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए पुलिस के 2 सिपाही तैनात किए गए हों। जहां कुछ लोगों को पुलिस ने जुए के अपराध में पकड़ा हो और वह पुलिस के अपरक्षा से भाग निकले हों तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत अभियोजन चलाना न्यायोचित होगा। इनरी कुलंडी बेलू के मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। उसे भीड़ ने जबरदस्ती छुड़वा दिया और बाद में उसे 15 दिन तक स्वयं को पुलिस अपरक्षा में समर्पित नहीं किया। बाद में उसने स्वयं को 15 दिन तक पुलिस अपरक्षा में समर्पित नहीं किया। जब वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, मद्रास उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया अभियुक्त को आईपीसी की धारा 224 के अपराध का दोषी था, क्योंकि वह पुलिस की विधिपूर्ण अपरक्षा से भागा था। बघारी काला भीखा बनाम गुजरात राज्य के मामले में अभियुक्त जिसे पुलिस ने विधि के अनुसार में गिरफ्तार किया था, हेड कांस्टेबल को चाकू मारकर भाग निकला था। उसके साथियों ने पुलिस दर पर पत्थर फेंके। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 224 के अंतर्गत तथा उसके साथियों को आईपीसी की धारा 225 के अधीन दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। उल्लेखनीय है कि बीएनएस की धारा 262 के अंतर्गत दिया गया दंड अभियुक्त को उसके अपराध के लिए देय दंड के अतिरिक्त होगा। इसलिए इस धारा में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार दोनों ही दंड साथ साथ चलना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने जिस अपराध में गिरफ्तार किया है तो पहले उस अपराध में उसको दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर वह कस्टडी से भागा हुआ है तो फिर उसके बाद इस धारा में अलग से उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। सुलेमान बनाम राज के बाद में पुलिस ने पकड़ा और पुलिस सिपाही उसे थाने की ओर ले जा रहे थे। अभियुक्त एक कुख्यात अपराधी था जिसके विरुद्ध अनेक चोरियां तथा गिरह वेधन के आरोप थे। जब पुलिस दल रास्ते में जलपान के लिए एक होटल में रुके, उसी समय अभियुक्त ने एक कांस्टेबल पर छुरे से वार करके पलायन कर दिया, भाग गया। उसे पकड़े जाने के बाद उसे आईपीसी की धारा 224 के अपराध के लिए दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें जो कोई भी विधि द्वारा जिसे गिरफ्तार किया गया है अपने पकड़े जाने पर प्रतिरोध करता है, बाधा करता है, तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
अगली धारा है बीएनएस की धारा 263, जो कि आईपीसी की धारा 225 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 225 के समरूप है। किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, पकड़ा किसी और को गया, प्रतिरोध कोई और कर रहा है, तो यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति प्रतिरोध कर रहा है उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है। पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 262 में आरोपित या सिद्ध दोष व्यक्ति स्वयं को पकड़े जाने से बचाने के लिए प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करता है, जबकि बीएनएस की धारा 263 उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य दोष सिद्धि अपराधी को पकड़े जाने से बचाने की आशय से प्रतिरोध करे या अवैध बाधा उत्पन्न करे। यह धारा उस दशा में लागू होगी जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को वैध अभिरक्षा से छुड़ा ले या छुड़ाने का प्रयास करे। ज्ञातव्य है कि धारा 263 के अंतर्गत किसी भी गिरफ्तार या अभिरक्षाधीन व्यक्ति को अवैध रूप से छुड़ाने या छुड़ाने के प्रयास को अपराध माना गया है। क्या माना गया है? अपराध माना गया है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द छुड़ाने से तात्पर्य किसी अभिरक्षाधीन व्यक्ति को बलपूर्वक छुड़ाकर स्वतंत्र करा देने से है, और यह कार्य उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो जिसकी अभिरक्षा में छुड़ाया गया व्यक्ति था। मतलब पुलिस ने जिसको पकड़ा, पुलिस की इच्छा के विरुद्ध, पुलिस जो कस्टडी में लेगा वो थोड़ी कभी चाहेगा कि हम इसको छोड़ दें। जबरदस्ती छुड़ाना ही, जो छुड़ा रहा है उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस धारा के दूसरे भाग में आशय शब्द का लोप यह दर्शाता है कि व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत या अभिरक्षा से छुड़ाने का कार्य किसी आशय सहित किया गया हो अथवा किसी आशय के, दोनों ही स्थितियों में वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। अतः जहां किसी व्यक्ति ने अभियुक्त को चौकीदार की विधिपूर्ण अभिरक्षा से मुक्त कराने के लिए उसे साफे की गठान खोल दी जिससे कि अभियुक्त को बांध कर रखा गया था, उस छुड़ाने वाले व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को वैध अभिरक्षा से छुड़ाने के अपराध के लिए दंडित किया गया। इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को छुड़ाया गया है वह भारतीय न्याय संहिता के किसी अपराध के लिए बंदी बनाया गया हो या किसी अपराध के लिए निरुद्ध रखा गया हो। अतः कोई व्यक्ति जिसे सदाचरण का बंद पत्र पर छोड़े जाने के लिए अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा रहा था, यदि भाग जाता है तो उसका मामला इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सदाचरण का बंद पद पर छोड़े जाने के लिए अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा रहा था तो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब स्पष्ट कर दिया है कि बीएनएस के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या बंदीकरण वैध नहीं है तो उसे छुड़ाकर भाग निकलने देना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दंडनीय अपराध नहीं होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है सजा का प्रावधान भी कैसा किया गया इस धारा में। इसमें स्पष्ट कर दिया गया बीएनएस की धारा 263 में कि इसमें सब क्लॉज ए क्या कहता है? 263 का सब क्लॉज ए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके, जुर्माने या ऐसे दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब जो सासे प्रयास कर रहा है व्यक्ति, उसको क्या दंड मिलेगा? 263 सब क्लॉज ए में है 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बी क्या कह रहा है? यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, जिसे छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि से कारावास के दंडनीय अपराध का आरोप हो। मतलब जिस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयत्न किया गया अभिरक्षा से, उसके खिलाफ क्या हो? 10 आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की, छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो। जिस व्यक्ति को छुड़ाने जाने का प्रयास किया गया है, बी में बताया गया है कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का हो, तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कह रहा है 263 का? यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो, जिसे पकड़ा जाना है, पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे छुड़ाया गया हो या छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो और उसके ऊपर जो आरोप है अपराध का वह मृत्युदंड से दंडनीय हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसको छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है, जो छुड़ाया है जिसने, उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। डी क्या कह रहा है इसी का 263 का डी? यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया है, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया, छुड़ाया गया प्रयत्न किया गया है, न्यायालय के दंडादेश के अधीन
वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय हो। मतलब न्यायालय ने उसे दंडित किया है, दोष सिद्ध किया है। और कितनी सजा का प्रावधान है? आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास का है। उस स्थिति में उसको छुड़ा रहे हैं। पहले तो था आरोप वाली बात, अब इसमें न्यायालय ने ही सिद्ध दोष कर दिया है और उसे छुड़ाया है, छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? यदि व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना है, छुड़ाया गया है, छुड़ाने का प्रयास किया गया है, न्यायालय ने जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया हो, उस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयत्न या छुड़ाया गया है, जिनके द्वारा भी छुड़ाया गया, उसको दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। किसमें? बीएनएस की धारा 263 में 5 सब क्लोज है, ABCDE, जो कि आईपीसी की धारा 225 के समरूप है। किसी अन्य व्यक्ति के विधि अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 264, जो कि आईपीसी की धारा 225A के समरूप है। उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। क्या कह रही है? 225A बहुत महत्वपूर्ण धारा है, 225A, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें स्पष्ट किया गया है। इस धारा में ऐसे मामलों के लिए दंड के प्रावधान है जिनमें लोक सेवक ने जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक अपराधी को पकड़ने में लोप किया हो या उसे भाग जाने दिया हो। जो हम पहले की धारा बता चुके हैं, बीएनएस की धारा 259 और 260 और 261, इसमें या तो जानबूझ करके भाग जाने दिया हो या उनकी लापरवाही से भागा हो, सासे लोभ से भागा हो या उपेक्षा से भागा हो, ऐसी स्थिति में दंड किए जाने का प्रावधान है। इसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। किस प्रकार से दंडित किया जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। बीएनएस की धारा 264, बीएनएस की धारा 264 में 2 सब क्लोज हैं। कौन कौन से सब क्लोज हैं? यदि वह ऐसा जानबूझकर करता है, ए में क्या बोला गया है बीएनएस की धारा 264 का ये, यदि वह ऐसा जानबूझ करता है, यदि वह ऐसा जानबूझकर करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। उन दशाओं में जिनके लिए क्या अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। तो उस स्थिति में क्या किया गया है कि 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बी क्या कह रहा है? यदि वह ऐसा उपेक्षा पूर्वक करता है तो सादा कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर लोक सेवक ने उपेक्षा पूर्वक किसी को लोक सेवक की उपेक्षा से भागा है तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर लोक सेवक ने जानबूझ करके उसको भागने दिया है, जानबूझ करके करता है ऐसा कृत्य, तो उसमें 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। क्या है? 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 264। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 265, जो कि आईपीसी की धारा 225B के समरूप है। अन्यथा उपबंधित दशाओं में विधि पूर्ण पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। क्या कह रही है धारा 225B? इस धारा में यह उपबंधित है कि ऐसे अन्य सभी मामलों में जिनके लिए बीएनएस की धारा 262 और बीएनएस की धारा 263 में व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। क्या नहीं दी गई? बीएनएस की धारा 262 और 263 में व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं, लेकिन जिनमें अपराधी के वैध रूप से पकड़े जाने पर प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न की गई हो, मतलब ऐसे सेक्शंस में गिरफ्तार किया गया है जो कि इनमें नहीं दी गई हो व्यवस्था, तो उस स्थिति में स्पष्ट किया गया है कि वैध रूप से पकड़े जाने पर प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न की गई हो या पकड़े गए व्यक्ति को भाग जाने दिया गया हो, छुड़ाया बचाया गया हो, तो ऐसा करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस धारा का मूल तत्व पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। क्या कह रही है इस धारा? पकड़े जाने पर प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। जैसे उसको पकड़ लिया गया है, उसके द्वारा क्या किया गया है? बाधा उत्पन्न या प्रतिरोध किया गया है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अन्यत्र भाग जाता है तो उसके इस कृत्य में प्रतिरोध या बाधा का तत्व विद्यमान न होने के कारण उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस धारा का एक अन्य आवश्यक तत्व यह भी है कि पकड़े गए व्यक्ति की गिरफ्तारी या निरोध विधिपूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निरोध गिरफ्तारी विधिपूर्ण होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट त्रुटिपूर्ण है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिरोध से बचाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।
पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को उससे वारंट के सार की सूचना दिए बिना गिरफ्तार करना बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन है। अतः ऐसी गिरफ्तारी अवैध होने के कारण इसका प्रतिरोध करना, इसमें बाधा पहुंचाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा सकता है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति से यह जानने का अधिकार रखता है कि उसे किस अधिकार शक्ति के अधीन और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और यदि वह जानता है कि जिस अधिकार शक्ति के अधीन उसकी गिरफ्तारी की जा रही है वह वैध नहीं है तो ऐसी गिरफ्तारी का प्रतिरोध कर सकता है, तथा यदि वह अपरक्षा से भाग निकले तो इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकेगा। यदि गिरफ्तारी वारंट में दिया गया वर्णन तथा पता गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति से भिन्न है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध होने के कारण उस व्यक्ति के भाग जाने या प्रतिरोध किए जाने पर उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकेगा। वारंट में उसे जारी करने वाले न्यायालय की सील, स्टाम्प या नाम न होना भी उसे अवैध बना देगा और ऐसे वारंट के आधार पर की गई गिरफ्तारी भी अवैध होगी, अतः ये धाराएं लागू नहीं होंगी। जहां वारंट प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी या हस्ताक्षरित न किया गया हो तो ऐसे वारंट के आधार पर की जा रही गिरफ्तारी का प्रतिरोध करना इस धारा के अंतर्गत अभ्यारोपण योग्य नहीं होगा। हीरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सिविल न्यायालय के अमीन ने अभियुक्त को उसके साथ न्यायालय चलने के लिए कहा, परंतु यह नहीं बताया कि उसे गिरफ्तार करके अभिरक्षा में लिया जा रहा है। ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा अमीन के साथ न्यायालय जाने से इंकार करना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया? इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया है। तो साथियों स्पष्ट हो गया कि अन्यथा उबंधित दशाओं में यानी कि बीएनएस की धारा 262 और 263 में जो नहीं दिया गया है उनके अलावा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन मामलों के ऐसे अन्य सभी मामलों जिनके लिए बीएनएस की धारा 262 और 263 में व्यवस्था नहीं दी गई है उनमें यह लागू होगी। कौन सी? बीएनएस की धारा 265, जिसमें इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना का काम करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। इसमें दंड का प्रावधान है। क्या है दंड का प्रावधान? दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 266। क्या है? बीएनएस की धारा 266 जो कि आईपीसी की धारा 227 के समरूप है। दंड के परिहार की शर्त का आक्रमण। क्या करिए धारा? दंड के परिहार की शर्त का आक्रमण। इस धारा में यह उल्लेख है कि दंड के परिहार अर्थात दंड में छूट या माफी की शर्तों का सासे उल्लंघन करना। परिहार मतलब छूट या माफी की शर्तों का सासे उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। वे मामले जिनमें सरकार द्वारा अपराधी को दंड का परिहार यानी दंड की छूट की जो या माफी की शर्तें हैं पर किया जा सकता है। परिहार स्पष्ट किया गया है कि वे मामले जिनमें सरकार द्वारा अपराधी को दंड का परिहार कतिपय शर्तों पर किया जा सकता है जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। यह धारा लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि दंडित व्यक्ति को उसके दंड के परिहार की शर्तें मालूम हो, मतलब उस व्यक्ति को दंड की शर्तें मालूम हो कि आप को दंड में छूट माफी कैसे मिलेगी, वो शर्तें उसको मालूम हो तथा उसने उनमें से किसी शर्त का अतिक्रमण या उल्लंघन किया हो। उसको पता है कि इस प्रकार से उसको माफी मिलेगी या छूट मिलेगी, फिर भी वह जानते हुए उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो इस धारा के अधीन अभियुक्त को उतना ही दंड देय होगा जो उसे मूलतः दिया गया था। उतना ही दंड देय होगा जो उसे मूलतः दिया गया था। यदि उसने दंड में से कुछ दंड भुगत लिया है तो उसे शेष बचे दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब इस प्रकार का कृत्य करने पर मान लीजिए उसको 5 साल का कारावास हुआ, 5 साल में उसने 3 साल का भुगत लिया, 2 साल का बचा और फिर उसने क्या किया, इन शर्तों का उल्लंघन किया तो उसमें 2 वर्ष तक का दंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसको। उल्लंघन करना अपराध है, उल्लंघन करना अपराध है। शर्तों का आक्रमण करना, दंड के परिहार की शर्तों का आक्रमण करना भी अपराध माना गया है इस धारा के अंतर्गत। बीएनएस की धारा 266 और आईपीसी की धारा 227 के अंतर्गत दंड के परिहार की शर्त का आक्रमण। परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब यह होता है कि दंड में छूट या माफी की शर्तों का साशय उल्लंघन करना।
बीएनएस की धारा 267 जो कि आईपीसी की धारा 228 के समरूप है, न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्यों में विघ्न। क्या कह रही है धारा? इस धारा के अंतर्गत जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस धारा में यह उपबंधित है, जब कोई लोक सेवक किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में कार्य कर रहा हो तो उसका साशय अपमान करना या विघ्न उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है। यह धारा न्यायालय की न्यायिक कार्रवाई की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए अधिनियमित की गई है। इस अपराध के लिए न्यायालयीन अवमानना के लिए दे अधिकतम दंड, न्यायालयीन जो अवमानना के लिए दे अधिकतम दंड से दंडित किया जाएगा। इस धारा के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, आशय सहित जानबूझकर अपमान करना, लोक सेवक का विघ्न उत्पन्न करना। दूसरा, अपमान या विघ्न किसी लोक सेवक को किया गया हो। नंबर तीसरा, जिस लोक सेवक का अपमान किया गया है या विघ्न पहुंचाया गया है वह न्यायिक कार्रवाई के किसी चरण में कार्य कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि यह तथ्य किसी बात से न्यायिक कार्रवाई में कार्यरत लोक सेवक को यह लगा कि उसका अपमान हुआ है, इस धारा के लागू होने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा, क्योंकि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति का न्यायालय की अवमानना करने का आशय था। अतः जहां न्यायिक कार्रवाई में पुलिस अभियोजक के विरुद्ध कोई भद्दी और अबद्ध टीका की गई है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अभियोजन का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें न्यायालय के अपमान का आशय विद्यमान नहीं था। एस.एन. मूर्ति बनाम मैसूर राज्य के बाद में न्यायिक कार्रवाई के दौरान मुंसिफ जज ने चपरासी के मार्फत अपने स्टेनो को बुलवाया। इस पर स्टेनो ने चपरासी से कहा कि वह मुंसिफ साहब से कह दे कि वह उसे दिए गए श्रुतलेखन की अंतिम पंक्ति टाइप करके अभी आता है, इस वजह से मुंसिफ के पास आने में कुछ विलंब होगा। इस पर स्टेनो के विरुद्ध धारा 228 के अंतर्गत अभियोजन लाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में किसी भी अर्थ में यह कहना अनुचित होगा कि स्टेनो ने मुंसिफ यानी जज का अपमान किया या उसके न्यायिक कार्य में विघ्न उत्पन्न किया और उसका ऐसा करने का आशय था। अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास्त करते हुए न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की कि वे अपने मान सम्मान के प्रति अनावश्यक रूप से इतने अधिक संवेदनशील न रहें। विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर यह विनिश्चित हो चुका है कि न्यायालयीन अवमानना के अंतर्गत अशिष्ट, अभद्र, उद्दंड, दृष्टापूर्वक व्यवहार, विपर्यस्तता, वाक्छल, पूछे गए वैध प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करना, शांति भंग, शोर शराबा, बाधा आदि कृत्यों का समावेश है। यदि न्यायालयीन अवमान का मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण द्वारा निपटाया गया है तो इसके लिए अधिकतम दंड के रूप में भी प्रावधान किया गया है सजा का। कुछ बात है जो हम आपको बताएंगे इस धारा के अंतर्गत। वेंकटराम बनाम सम्राट के बाग में अभियुक्त का बलवे के अपराध के लिए विचारण हो रहा था। अभियुक्त का बलवे के अपराध के लिए विचारण हो रहा था। न्यायालयीन कार्रवाई से तंग आ जाने के कारण जब सत्य न्यायाधीश ने उसे बयान देने के लिए कहा तो उसने पीठासीन न्यायाधीश को पक्षपाती न्यायाधीश संबोधित किया। इसके पश्चात अदालत तीसरे पहर की छुट्टी के लिए उठ गई। जब तीसरे पहर के पश्चात न्यायाधीश ने कार्रवाई पुनः प्रारंभ की तो उसने अभियुक्त को अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अभियुक्त ने इससे इनकार कर दिया। इस मामले में अभियुक्त को आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया, क्योंकि यद्यपि न्यायाधीश महोदय ने उसे अपने अपशब्द वापस लेने का मौका दिया था, पर अभियुक्त द्वारा ऐसा करने से इनकार किया जाना इस बात का द्योतक था कि उसने उक्त अपमानजनक शब्द आशय पूर्वक कहे थे और उसका आशय न्यायाधीश का अपमान करना था। क्या था? न्यायाधीश का अपमान करना था, तो उसको दंडित किया गया। किसी अभियुक्त द्वारा न्यायाधीश से यह कहा जाना कि उसका मामला अनंत अंतित कर दे क्योंकि वह उसे न्याय मिलने की संभावना नहीं है, तो इस धारा के अंतर्गत अभियोज होगा। C.K. नानावती के मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के परीक्षण के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया। जब वह लोक सेवक की हैसियत से न्यायिक कार्रवाई में बैठा था तो अभियुक्त ने उसकी कार्रवाई में बार बार व्यवधान उत्पन्न किया और अपमानजनक शब्द कहे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त को आईपीसी की धारा 228 के अधीन दंड किया जाना चाहिए, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो 1 जुलाई से होगी, लेकिन जो इसमें सीआरपीसी की धारा 345 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। न्यायालय बनाम R.K. गर्ग सौपेना से के मामले में न्यायिक कार्रवाई के दौरान अभियुक्त जो कि मुकदमों की पैरवी कर रहा वकील था ने पीठासीन अधिकारी की ओर जूता फेंका। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह न्यायालयीन अवमानना की सबसे शर्मनाक मिसाल थी, अतः अभियुक्त को अधिकतम दंड 6 मास की सादे कारावास 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
तो साथियों ये उदाहरण हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी भाषा आपको उपयोग नहीं करनी है। अगर उस भाषा का आप उपयोग करेंगे तो वह अपराध होगा। न्यायिक कार्रवाई में पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना अथवा अनर्गल आलाप करने को भी इस धारा के अंतर्गत जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना माना गया है। तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 267 जो कि आईपीसी की धारा 228 के समरूप है। इसके कुछ ऐसे कृत्य भी हैं जो अवमानना नहीं है, वो और हम लगे हाथ बता देते हैं। निर्णीत वादों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित कृत्यों को इस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई में बाधा या न्यायालय का अपमान नहीं माना गया है। नंबर 1, किसी व्यक्ति को न्यायालय से चले जाने को कहा जाने पर उसका न्यायालय में बने रहना। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय की टिप्पणी से असहमति व्यक्त की जाना, यह कहा जाना कि न्यायालय की टिप्पणी उचित नहीं है। नंबर 3, न्यायालय की किसी टिप्पणी पर आश्चर्य व्यक्त किया जाना। नंबर 4, विचाराधीन कैदी के विचारण के समय न्यायालय के बाहर से उसे इशारा करना आदि। तो साथियों ये हुई कुछ ऐसे तत्व जो ऐसे कृत्य जो अवमानना नहीं है, हमने ये भी बताया आपको। अब हम बताएंगे इसमें दंड का प्रावधान क्या है। इस धारा के अंतर्गत बीएनएस की धारा 267 के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास और जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 5,000 रुपए तक का, दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा अगली 268, कौन सी? बीएनएस की धारा 268 जो कि आईपीसी की धारा 229 के समरूप है, 229 के समरूप है। किसके समरूप है? 229 के समरूप है। असेसर प्रतिरूपण क्या कहलाती है धारा 229? असेसर प्रतिरूपण। इस धारा के अंतर्गत किसी जूरी सदस्य, असेसर या निर्धारक, किसी जूरी सदस्य या असेसर मतलब निर्धारक का प्रतिरूपण करना अपराध माना गया है, जिसके लिए दंड का प्रावधान 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का है। भारतीय न्याय संहिता जूरी पद्धति तथा असेसर व्यवस्था समाप्त कर दी गई। भारतीय न्याय संहिता में क्या कर दी गई है? जूरी पद्धति तथा असेसर व्यवस्था समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप अब यह धारा अव्यवहित हो चुकी है तथा इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या है? इसका औचित्य नहीं है। पिछली आईपीसी में ऐसा वर्णित किया गया है, लेकिन अब जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता है उसमें स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है? कि अगर कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा अपने को यह जानते हुए असेसर के रूप में तालंकित करेगा, यानी निर्धारित करने वाला तालंकित करेगा, पिनलित या गृहीत शब्द जानबूझकर कराए गया होने देने जानते हुए सहन करेगा कि वह इस प्रकार तालंकित पिनलित गृहीत शपथ होने का विधि द्वारा हकदार नहीं है, यह जानते हुए इस प्रकार तलिकांकित पिनलित या गृहीत शपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है, असेसर के रूप में स्वेच्छा सेवा करेगा। मतलब सबको जानते हुए कि वह असेसर नहीं है और उसको पता भी है कि वह निर्धारक नहीं है, असेसर मतलब निर्धारक नहीं है, फिर भी वह सारे कार्य करेगा जो असेसर के हैं, तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 269। बीएनएस की धारा 269 जो कि आईपीसी की धारा 229A के समरूप है। बीएनएस की धारा 269 जो कि आईपीसी की धारा 229A के समरूप है। जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। क्या कह रही है धारा? कि भाइयों इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भी जमानत दी जाती है न्यायालय से, जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानत पत्र पर उसे अपने बंद पत्र पर छोड़ दिए जाने पर, मतलब आरोपी को न्यायालय से जमानत पत्र पर उसके बंद पत्र पर छोड़ा जाता है, यानी उसके मुचलके पर छोड़ा जाता है। जमानत या बंद पत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में असफलता रहना, मतलब जो भी बंद पत्र दिया जाता है कि सभी पेशी में उपस्थित रहेगा, अगर कोई विधिक कारण नहीं है अनुपस्थिति का,
तो उसे दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। हाजिर होने में असफल रहता है वह दोनों ही किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को न्यायालय जमानत देती है तो मुचलका रहता है और शर्तें रहती हैं कि आप न्यायालय में उपस्थित रहेंगे हमेशा, जब भी पेशी लगेगी आप अनुपस्थित नहीं होंगे। अगर कोई वैध कारण नहीं है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर जानबूझ करके आप फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं और जमानत की शर्तों, बंदोबस्त की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान है जिसमें दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। साथियों, ये था अध्याय 14 खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।